फा नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज मुद्दा है वंदे मातरम पर सियासी बवंडर। जी हाँ, वंदे मातरम देशभक्ति का वो स्वर जो सियासत के तूफान के बीच आ खड़ा हुआ है। और इस मुद्दे पर जहां सदन में बहस हुई तो मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर राजनीतिक पारा हाई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने खुलकर सवाल उठाए कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे असल मुद्दों पर सरकार चुप क्यों है। आखिर इतिहास की आड़ लेकर जनता का ध्यान क्यों भटकाया जा रहा है। इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया और कांग्रेस पर वंदे मातरम का लगातार अपमान करने का आरोप दोहराया है। तो कुल मिलाकर वंदे मातरम पर उठ रहे सियासी बवंडर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। वंदे मातरम पर सियासत जारी। बीजेपी कांग्रेस में बयानबाजी भारी। सदन में वंदे मातरम को लेकर जमकर बहस हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के टुकड़े और तुष्टीकरण के आरोप लगाए, तो विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी ने भी आरोपों का जवाब दिया। लेकिन अब वंदे मातरम पर इस बहस ने मध्य प्रदेश में भी सियासी पारे को चढ़ा दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर सवाल उठाए हैं। सिंघार ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की हालत में एक भी शब्द नहीं कहा गया। बीजेपी असली मुद्दों से क्यों भाग रही है। इतिहास की आड़ में देश का ध्यान भटकाया जा रहा है। लोकसभा में आज वंदे मातरम को लेकर चर्चा चल रही, कई घंटों से चर्चा चल रही। कई सांसदों के मैंने भाषण सुने, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार ने आज वंदे मातरम को लेके ही चर्चा क्यों करना चाहिए। क्या देश के अंदर महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या देश के अंदर युवाओं को नौकरियां कैसे मिले वो मुद्दा नहीं है? क्या देश के अंदर किसानों को आय दुगनी कैसे हो, क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या इस पे चिंतन मनन हम देश के लोगों को नहीं करना चाहिए? बड़ी दुख की बात है कि किस प्रकार से मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति देश के अंदर चल रही है। प्रदेश में बढ़ती ठंड के बीच वंदे मातरम पर सियासत को गरमाती ये बहस यूं ही नहीं है। इसके पीछे कई सियासी मकसद छिपे हैं। हालांकि अब कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी ने फिर कांग्रेस पर वंदे मातरम का अपमान और तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगाए और क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। वंदे मातरम की आत्मा को तार तार करने का पाप नेहरू जी ने किया था। भारत को विभाजित किया गया, तब उसका पाप जो है वो कांग्रेस पार्टी को जाता है और उस पाप को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। आज की युवा पीढ़ी ये जान सके कि वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, जिसमें भारत माता की स्तुति की गई, जिस वंदे मातरम से अंग्रेज कांपते थे, उससे आज कांग्रेस डरती है। जिस वंदे मातरम के कारण कांग्रेस यहाँ से भाग गए, उसको कांग्रेस ने तार तार कर दिया और इस पाप को छिपाने के लिए आज बीजेपी पर आरोप मढ़ रहे हैं। इतिहास पर बहस और इसके बाद इस पर सियासत कोई नई बात नहीं, लेकिन जब भी बीजेपी इतिहास के पन्ने पलटती है तो मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ जाती है और इसका असर ये होता है कि देश भर में बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है। खैर, वंदे मातरम को लेकर बहस तीखी होती जा रही है। एक दूसरे की छवि पर सीधा वार हो रहा है, लेकिन अब अहम सवाल ये है कि इतिहास पर शुरू हुई इस सियासी जंग में किसका भविष्य चमकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, लेकिन उसके पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या वंदे मातरम के सहारे बीजेपी
फिर कांग्रेस की छवि को टारगेट कर रही है? दूसरा सवाल, क्या इतिहास पर बहस आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को ढकने की कोशिश है? और तीसरा सवाल, आखिर वंदे मातरम को लेकर हो रही सियासत के क्या मायने निकाले जाएं? तो चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस से डॉक्टर विक्रम चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी। तो सबसे पहले शर्मा जी, आप ही के पास कि 150 साल की आड़ में ये जो चर्चा शुरू हुई है और जो आरोप लग रहे हैं कि इसका राजनीतिक एजेंडा है, तो क्या आप भी वही देख रहे हैं कि राजनीतिक एजेंडा है या इस बहस के मायने कुछ और हैं? देखिए, इस देश में एक वातावरण डेवलप हो रहा है और वो वातावरण राष्ट्रवाद का है और वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रवाद का प्रतीक है। इसलिए राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी के लिए ये मुफीद है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और जहां तक राजनीतिक लाभ हानि का प्रश्न है, तो मनोज जी आप तो जानते हैं राजनीतिक पार्टियां तो राजनीतिक लाभ भी के लिए काम करती हैं। बिल्कुल। वो इस चीज के लिए तो काम नहीं करती ना कि भाई उनको उनके वोट कट जाए और दूसरे का राज आ जाए और वो जो है साधु महात्मा बन के बैठ जाए, तो ये तो संभव नहीं। लेकिन यदि किसी राष्ट्रवादी विषय पर, क्या आम जनता के साथ मनोभाव से जुड़ने वाले विषय पर यदि चर्चा की जाती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि आर्थिक मुद्दे जो है वो गौण हो गए और बाकी, क्योंकि ये चर्चा तो एक दिन की थी, कल पार्लियामेंट में खत्म हो गई, आज राज्यसभा में खत्म हो जाएगी, इसके बाद तो बाकी विषय ही तो करना है ना। और अब तो तो इसका एसआईआर मतलब पर चर्चा शुरू हो गई है लोकसभा में। हाँ भाई, जो राहुल गांधी जी को बोलना था वो तो सब बोल के ही चले गए, वो कि भाई वो 4 आदमी नहीं मिले और उसकी जगह फोटो महिला की लग गई और ये सब बात बोल के चले गए। तो जिनको जो रखना होता है वो अपने टारगेटेड पॉइंट, पॉलिटिकल पॉइंट रखते ही हैं। एक बात ये है, लेकिन इस बात को बहुत गंभीरता से विचार करने वाला है कि जिस वंदे मातरम को गाकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी फांसी के फंदे पर झूल जाते थे, उसके बारे में पॉलिटिकल बातें क्यों करना चाहिए? स्वर स्वीकार कर लेना चाहिए। भाई कांग्रेस ही तो आजादी के आंदोलन में शामिल थी, भाजपा वाले तो थे ही नहीं। बिल्कुल। तो ऐसा जब आरोप लगता है तो ये सारी चीजें तो भैया कांग्रेस की हुई ना। तो ऐसी स्थिति में यदि वंदे मातरम को भाजपा वाले भी अपनाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो कांग्रेस की जीत है। एक ये तो पॉलिटिकल कमेंट्स हो गए जी। इसके अलावा महत्वपूर्ण पक्ष ये मान करके चलना चाहिए मनोज जी कि हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारी जातियों में जो वैमनस्य है वो एक समग्रता से दूर हो सकता है। यदि कोई आईएएस अफसर गलत भाषा का इस्तेमाल करेगा तो उसके साथ इसी प्रकार का यदि वंदे मातरम जैसे राष्ट्र प्रवृत्ति की चीजें उनके ध्यान में जाएंगी, तब उनके दिमाग में ये आएगा कि नहीं, ये एक समग्र राष्ट्र है और इसके बारे में बात करना चाहिए। तो ये एक सब्जेक्ट है, टोटल सब्जेक्ट ये है ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट में तो हम अर्थव्यवस्था तीसरे चौथे नंबर की पहुंच ही गए ना जी। कितना विकास हो रहा है सड़कों का, वो सबको दिख ही रहा है ना। और जरूरत है उसके लिए विपक्ष जो है दबाव बना ही रहा है ना। कुछ कमियां यदि सड़क निर्माण के अंदर हो रही तो सरकार भी और विपक्ष भी उस पर आरोप लगा ही रहा है ना। बाकी काम सब हो रहे हैं, लेकिन वंदे मातरम जो है उसकी महत्व और महत्ता आपने शुरू किया, आपने ये आलोचना प्रारंभ कर दी। आपको मालूम है मध्य प्रदेश में राजकुमार पटेल पहले व्यक्ति थे, शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम का गायन नहीं होना चाहिए स्कूलों के अंदर। आपको याद ही है वो। तो इस प्रकार की परिस्थितियों को, क्योंकि आपके अंदर वोट बैंक का डर है, आप देश का के बारे में विचार करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए और ना किसी के वोट कटेंगे। कांग्रेस को भी वोट मिलेंगे और भाजपा को भी वोट मिलेंगे। मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा शर्मा जी। तो विक्रम जी, आपने सुन लिया, जब आजादी की लड़ाई का क्रेडिट आप लेते हो, बार बार पूछते हो कि संघ से कौन लड़ा, बीजेपी से कौन लड़ा, हालांकि तब तक तो बीजेपी बनी नहीं थी, तो फिर ये जो चर्चा हो रही है तो इस पर भी जवाब तो आप ही को देना होगा। और प्रियंका जी भले कह रही है 150 साल से वो तो हमारे धड़कनों में, स्पंदन में है, लेकिन जो अतीत में गलतियां हुई हैं उस पर चर्चा तो होना ही चाहिए ना। अतीत ऐसा किसका होता है जिसके अतीत में गलतियां नहीं हैं या कुछ कसर नहीं रह गई? बिल्कुल। मुद्दा यह है कि उन छोटी छोटी बातों को आप वर्तमान में अपनी प्रासंगिकता के लिए इस्तेमाल करोगे तो उस राजनीति की आलोचना हम कर रहे हैं। अब रही बात वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम से किसको ऐतराज है? ये पूरी जो बहस है और उस पर विवाद जो है माननीय नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। आप मुझे बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री और अपनी एक गौरवशाली विरासत पे वो काम कर रहे हैं,
एक दिन यदि वो अपने बहस में नेहरू का नाम ना लेते, कांग्रेस का नाम ना लेते, या उन विवादों का नाम ना लेते जो उन्होंने उल्लेख किए, इसके बजाय वो एक राष्ट्र नायक के तौर पर वंदे मातरम जो हम सबकी विरासत है उसका यशोगान करते और सिर्फ उसी की बात करते, तो आज हमारी जो बहस का मुद्दा है वो कुछ और होता। बहुत बढ़िया लेकिन बात की चूंकि आपने जो विक्रम जी, राष्ट्र का जो लेकिन लेकिन नागरिक, आपके जो राज्यसभा में नेता हैं और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनकी बहस सुनी आपने आज? विक्रम भाई, आपने बहस सुनी खड़गे जी की राज्यसभा में जो उन्होंने जवाब दिया आज? नहीं, अभी आपका आपका आपकी डिबेट थी इसलिए मैं सुन नहीं पाया, शायद अभी नहीं कभी नहीं, वो थी, तो लेकिन दिन में ही हो गई थी। दिन और में हो गई। खड़गे जी ने जो कहा है, वो जो आपने अभी मोदी जी का कहा ना, हाँ। तो खड़गे जी ने कहा है कि 1937 का जो फैसला हाँ। था वंदे मातरम को लेकर कि इसके 2 ही छंद गाए जाएंगे, उस कमेटी में जिन लोगों ने साइन किए थे उसमें महात्मा गांधी भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे, गोविंद वल्लभ पंत भी थे, तो अकेले आरोप फिर नेहरू पर क्यों? तो सवाल ये उठता है कि उनको भी फिर इसको आगे नहीं बढ़ाना था, उनको कह देना था कि ठीक है अकेले नेहरू से गलतियां नहीं हुई है, या अतीत को भूलिए, और आगे बढ़ के उनको कह देना था कि आज की तारीख में जिन छंदों की बात हो रही है हटाने की, आपकी सरकार है, आप इसको जुड़वा दीजिए, हम आपके समर्थन में हैं। नहीं, सरकार है, समर्थन में है, ये बात तो ठीक नहीं है। ऐसे राजनीतिक सलाह जो है वो तो हम नरेंद्र मोदी जी को भी दे सकते हैं कि वो मान लेंगे, विषय वो नहीं। उन्हीं को देने का विषय कह ये रहा हूं मैं, है मुझे कि नहीं आखिर इसका विवाद क्यों? भाई। जब जो जिस चीज से नहीं, पूरा आप राष्ट्र ये एक हो बात सकता है, उसके नहीं, उससे हम क्यों आपत्ति करें? क्या है? नहीं, आप ही बताइए, हम क्यों करें? आपने इसका विवाद शुरू किया, हम नरेंद्र मोदी से कहते हैं कि आपका बहुमत है, दोनों सदनों में आपका बहुमत है, आपको प्रस्ताव तो लेके आइए, फिर उसके बाद करें। अपन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्यों करें कि नहीं हम बोल देंगे आप ले आएंगे? नहीं, आप जिस ताकत के साथ आलोचना कर रहे हैं उस ताकत, आपको मैं बताऊं, भाजपा और नरेंद्र मोदी कोई भी बात को प्रस्ताव के रूप में सदन में नहीं रखते, सिर्फ विवाद के तौर पर हम सदन में रखते हैं। ठीक है ना, रखिए, आपके पास वंदे मातरम को लेकर कोई दृष्टि है, कोई भविष्य बोध है, तो आप उसको रखिए और फिर उस पर बहस कराइए। लेकिन आप ये वही इतिहास की बात की, उन्होंने तब ऐसा कर दिया था और फिर ऐसा कर दिया था, फिर उसकी आलोचना करके भाग जाते हैं। कोई प्रस्तावना तो रखिए, 150 साल हो गए, कोई नया विजन लेके लेकिन गृह मंत्री तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जब वंदे मातरम का जिक्र होता है सदन में तो आपके लोग और इंडिया गठबंधन के लोग उठ के चले जाते हैं। अब देखिए, आरोप और प्रमाणिक सत्यता दोनों में अंतर वो कह रहे हैं मैं हम लिस्ट भी भी दे आरोप दूंगा लगाते जो हैं, लोग तो चले जाते हैं। हो सकता है जो जाते हो तो उन पर कार्रवाई करें। हम वही कह रहे हैं कि यदि आप सरकार में हो, आप सिर्फ छीटाकशी करते हो, जबकि आपको कार्रवाई करना चाहिए। छीटाकशी करने का काम कोई सदन आरोप में नहीं लगाने है, का उसको विपक्ष का लेकर होता है। कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती। अगर ऐसा है तो आरिफ नहीं, मसूद वंदे मातरम नहीं गाते हैं तो उन पे कार्रवाई करेगी क्या कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस क्यों करेगी? क्या अरे वो जब कांग्रेस सरकार की के विधायक है नियमों ना। और कानून के, नहीं, हम इतनी छूट देते हैं, यदि आपको वंदे मातरम नहीं गाना है और इस देश के बहुत सारे लोग हैं जो वंदे मातरम से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो क्या वो देशभक्त नहीं रह जाते हैं? क्या वो इस भारत के नागरिक नहीं रह जाते तो इसी हैं? पर क्या तो चर्चा हो हमें रही है ना प्रतीकों की राजनीति जी। नहीं, हम प्रतीकों की राजनीति के आधार पर, अब जैसे प्रतिमा बागड़ी का हो गया, जी वंदे मातरम गा देंगी तो उन पर लगे सारे आरोप से मुक्त हो जाएंगे उन क्या? पर नहीं, उनके तो भाई ये पर लगे हैं। प्रतीक जो है, हाँ ठीक है, जी। प्रतीक जो है, वो प्रतीक जो है वो एक ऐसे समय में काम आते हैं जब एक हम महान लक्ष्य को लेके कोई किसी मिशन पर निकलते हैं। लेकिन कोई ये बात कई बार बहस हो चुकी कि मुसलमान लोग जो है वंदे मातरम जो बहुत इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो हम उनको उतना स्पेस दे देते हैं कि ठीक है आप नहीं रखते तो कोई बात नहीं है, उसका निराकरण तो वो नहीं कर रहे हैं। वो ये तो नहीं नहीं कह तो रहे फिर कि इसको आप प्रियंका हटा गांधी दीजिए। जो कह रही है कि 150 साल से हृदय में बसा हुआ सब कुछ है, तो फिर उनको ये बता देना चाहिए कि किन लोगों के उसमें बसा हुआ और किन में नहीं बसा हुआ है। वो तो इन जनरलाइज कह रही है ना कि पूरे भारत के लोगों की बात कर रही है, तो उसमें सारी कौम, सारी समाज, कम्युनिटी, कलाम का मुसलमान जाति सब है उसमें। मौलाना अब्दुल कलाम सब हैं जो हमारे साथ में, जो आज भी कांग्रेस में मुसलमान है, उनको वंदे मातरम से आपत्ति नहीं है, वो हमारे साथ मंदिरों में चले जाते हैं। लेकिन कुछ मुसलही किस्म के मुसलमान होते हैं जो इन चीजों का क्या कहते हैं, इशू बनाते, मुद्दा बना लेते हैं। तो हमको चलिए, उनको मैं थोड़ा आऊंगा आपके सेपरेट पास रखते दोबारा। हैं, जो लोग तो प्रेम जी, सबसे हमारे बढ़िया है ना कि 150 साल हो गए हैं तो प्रस्ताव आपकी सरकार ले आए कि जो छूटे हुए छंद हैं उनको शामिल कर लिया जाए, तो बहस ही खत्म हो जाए। वो कह रहे हैं आप केवल प्रतीकों की राजनीति करना चाह रहे हैं, बहस करना चाह रहे हैं, लेकिन उसका कंक्लूजन नहीं चाह रहे हैं आप लोग।
नहीं मनोज जी, एक बहुत अच्छा गीता जी में लिखा है कि हतोत्वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा मोक्ष से महेंद्र तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। और हमने करके दिखाया, 370 पेटी से हमने करके दिखाया, राम मंदिर हमने करके दिखाया, महिला बिल हमने करके दिखाया, आज भारत को मैन्युफैक्चरिंग का जो है हमने सरताज बना के दिखाया, आज डिफेंस में जो है हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो करके दिखाया। पर कांग्रेस ने क्या करके दिखाया? पहले जिन्ना और उनके आगे सरेंडर, अब मुन्ना और उनके आगे सरेंडर, और ये लंबा इतिहास रहा है ना। आप देखेंगे कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जितने भी मुस्लिम थे, और वो मुस्लिम अध्यक्ष ही थे, शायद उनका नाम रहमतुल्लाह सयानी जी था, उन्होंने पूरा गाया था। लेकिन जैसे जैसे शने शने कांग्रेस का जो है दौर बढ़ता गया, 1923 में जब कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था, तो इनके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जोहार करके, वो कार्यक्रम में से बीच में से उठ के चले गए थे। उसके बाद जिन्ना का संवाद, और उसके बाद 1937 के बाद सरेंडर का इतिहास। तो ये इतिहास आज देश को जो मैंने सवाल पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया है। उसके लिए प्रस्तावना होगी ना मनोज जी। आज देखिए प्रस्तावना पे नेता प्रतिपक्ष उठ के भाग जाते हैं। भाई पहले तो चर्चा होगी ना, 33 से 370 के लिए पहले चर्चा हुई थी, उसके बाद उसके लिए बिल लाया गया, उसके बाद उसको संशोधित किया गया। तो आज चर्चा का दौर है, चर्चा से कौन भाग रहा है? कौन लोग तो चर्चा नहीं करना चाह रहे। आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि अगर कुछ छंद हटाए गए थे उसका कारण क्या था, और उन छंदों के पीछे, हटाने के पीछे मानसिकता क्या थी, किसको प्रसन्न करने के चक्कर में उन छंदों को हटाया गया था, तो भाग जाते हैं। आज आप देखिए ना, अगर खड़गे जी विरोध करते, आप अगर देखेंगे तो मदनी जी, इनके नेता उनका एक खुल के विरोध नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि जो वंदे मातरम गाएगा वो मुर्दा समान है, वह मुस्लिम समाज को इंगित करते हुए बोल रहे हैं। पर कांग्रेस का एक भी स्टेटमेंट हो तो बताइए। अबू आदमी ने कहा कि अगर मेरी जान भी ले लेंगे तब भी मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई विरोध नहीं। लेकिन CWC में फिलिस्तीन के फेवर में जरूर प्रस्ताव पारित हो जाता। बताइए किसने कांग्रेस को कहा था कि फिलिस्तीन के फेवर में जो है CWC में प्रस्ताव पारित करिए? केरल में प्रस्ताव पारित कर देते। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में इनकी जो कांग्रेस की विधायक की जो कैंडिडेट थी, उसने तक फिलिस्तीन का समर्थन करा। लेकिन वंदे मातरम के लिए जो है, तो प्रियंका गांधी भी बैग लेकर गई थी संसद में। जी जी जी, वही मनोज जी, तो वहां तो किसी ने प्रस्ताव नहीं रखा था। लेकिन अगर कोई बात देश के हित में होगी, अगर तुष्टीकरण की राजनीति ढूंढने की बात होगी, तो कांग्रेस को उसमें आपत्ति लगेगी। आप देखिए इवेंट का नाम दे देते हैं, GIS को इवेंट का नाम दे देते हैं, राम मंदिर ध्वजारोहण को इवेंट का नाम दे देते हैं, यहाँ पर जो सबवेट मीट होती है उसको इवेंट का नाम दे देते हैं, कुंभ को इवेंट का नाम दे देते हैं। वहां पर कांग्रेस को कोई बाधित नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जब राष्ट्रवादी बात होगी, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का, अगर हजरत बल में कश्मीर में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अपमान होगा, कांग्रेस का एक स्टेटमेंट नहीं होगा। मैं जवाब ले लेता हूँ, जवाब दीजिए विक्रम जी। लंबी फहरिस्त बता दी उन्होंने। नहीं देखिए, इसमें इनको वो आलोचना लगती, हमारी ओपन पॉलिसी है, हम फिलिस्तीन के साथ हैं। क्या आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी ने पिछले 11-12 सालों में क्या सारे मुसलमान देशों से आए जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका बहिष्कार किया? क्या नहीं किया? उनके बारे में उन्होंने कई लोगों को तो वो सीधे एयरपोर्ट लेने पहुंचे। तो फिर फिलिस्तीन में क्या दिक्कत है? हम फिलिस्तीन में जो नरसंहार हुआ है हम उसके पक्ष में नहीं है, ये हमारी ओपन पॉलिसी है। कश्मीर में भी हमारी ओपन पॉलिसीज हैं। और क्या है वो कश्मीर की पॉलिसी? कश्मीर की पॉलिसी क्या है? आपकी पॉलिसी नहीं है, आपकी पॉलिसी नहीं है। के लिए ओपन पॉलिसी क्या है विक्रम जी? हमारी ओपन पॉलिसी ये है कि जो संविधान सभा में जो स्वरूप वंदे मातरम का तय हुआ है हम उस पर हैं, और हम चाहते हैं कि हर हिंदुस्तान तो आपने बहुत अच्छी, विक्रम भाई बहुत अच्छी बात कही। संविधान सभा ने ही प्रस्ताव दिया था वंदे मातरम का, लेकिन इसी संसद में उसका गान बंद हो गया था। 1992 में राम नाईक बीजेपी के सांसद थे, वो इसको प्रस्ताव लेकर आए, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने समर्थन दिया। इसके बाद से उसका गान शुरू हुआ था। उसके पहले तो संविधान सभा ने इसको पारित किया था, तब तक क्यों नहीं हुआ वो 92 तक, 47 से? नहीं, ये मुझे लगता है कि जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में फर्क है कि नहीं, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे वंदे मातरम और जन गण मन का अंतर याद है मुझे भी। ये जहां तक मेरा नॉलेज है, राष्ट्रगान मैंडेटरी होता है और राष्ट्रगीत जो है ऑब्लिगेटरी होता है। आप इस पे कोई सख्ती या बाध्यता नहीं है, और इसके लिए कोई खास प्रोटोकॉल भी नहीं। ये तो आपके आदत और जो राष्ट्र के प्रतीक है उसके प्रति आपकी जो श्रद्धा है उसके अनुरूप। तो जिस नारे को, आजादी के नारे को, जिसको लाखों लोग फांसी पे चूम गए, गोलियां खाई अंग्रेजों की, वंदे मातरम, खुदीराम बोस जैसे 16 साल के जवान भी, और वो केवल प्रतीकात्मक है या कंपलसरी नहीं है, या उसको गाना क्यों प्रतिबंधित है?
नहीं, प्रतिबंधित कहीं नहीं है। देखिए, अब आप प्रतिबंध की बात करोगे तो भाजपा से बात करो, सरकार इनकी है, प्रतिबंध पे हम बात नहीं कर सकते हैं। मैं तो हम ये 92 कह का रहे हैं कि कह रहा हम हूँ, इस अभी का मामले नहीं कह को, रहा हूँ जी। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इस मामले में हम उदार हैं। देखिए, ये आपको अपना देश खुद हासिल करना पड़ता है, हम किसी के मुंह में उसका देश नहीं ठूंस सकते हैं। आपको राष्ट्र भक्त होना पड़ेगा, आपको राष्ट्र के प्रतीकों को अपनाना पड़ेगा, तब आप देश की मुख्य धारा में स्वतः आते हैं। ये बात सभी के लिए समान रूप से लागू होती है। आज जब मुसलमानों की बात करते हैं तो हम तिलमिला जाते हैं, लेकिन जब हम वो दलितों की बात करेंगे तो दलितों ने भी इस देश में एक एंटाइटी के तौर पर पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपनी मांगों को नेगोशिएट किया। तो लेकिन किसने वो मना मांगों किया को इसको लेकर? नेगोशिएट बताइए, क्यों कर अंबेडकर पाए? जी का योगदान कोई नहीं, भुला रहा है क्या आज की तारीख में भी? हाँ, तो वो नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने वो अपनी ताकत से अपने देश को उन्होंने क्यों मांग लिया? इसलिए मांग लिया उन्होंने अपने देश को कि उनको इस देश की परंपरा और साझी विरासत में कोई द्वैत नहीं दिखाई देता है। लेकिन आज वो कम्युनिटी जिनसे प्रेम व्यास जी को बहुत दिक्कत है, आज वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के बीच में और उनके डेवलपमेंट के नहीं, बीच उस में कम्युनिटी फासले से हैं। किसी को दिक्कत नहीं सलाह है, ऐसा नहीं है। उस कम्युनिटी से इस देश में राष्ट्रपति रहे हैं, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हैं। लेकिन शर्मा जी, एक और दिलचस्प बात है ना कि चलिए 1937 में आज़ादी की लड़ाई लड़ना थी, एक किसी वर्ग को आपत्ति थी, उससे हटा दिया गया उस छंद को। 47 में तो देश आज़ाद हो गया और विभाजन भी धर्म के आधार पर हुआ कि मुस्लिमों ने अपने लिए अलग पाकिस्तान की मांग कर ली थी, तब उसको फिर आप शामिल कर सकते थे। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का मंथन हो रहा है इसके पीछे की कोई न कोई विचार तो निश्चित रूप से छुपे होंगे, और ये हो सकता है जो आप कह रहे हो यही कहीं न कहीं बात निकल करके आ जाए। लेकिन अभी किसी ने संकेत नहीं दिए, इसलिए अपन सब लोग जो है ना अखबार वाले बहुत ज्यादा कह नहीं सकते। इसलिए ये एक एक पक्ष है। जी दूसरी बात जो सबसे बड़ी है, आज बार बार एक बात को उठाया जा रहा है, मुझे बड़ी इस बात को लेकर के मैं मंथन करता हूँ, चिंता नहीं है मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो उठाएंगी कि आज जो है सामाजिक समरसता का दिक्कत है, आज जो है वो मुस्लिम समाज जो है अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है। तो ये परिस्थितियां बनी कैसे थी ना कि भाई आप जैसे आज ही पार्लियामेंट में एक बात निकल करके आ रही, मैं चर्चा सुन रहा था, तो ये कहा गया कि आजादी के आंदोलन के समय, जैसा अभी आपने भी मनोज जी उल्लेख किया है, आजादी के आंदोलन के समय से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की व्यवस्थाएं सेट कर दी गई थी, और आजाद भारत के पहले दिन से ही ये हुआ कि मुस्लिम वोट बैंक एक तैयार हो जाएगा और बाकी जातियां विभाजित रहेंगी। आज हमारे समाज के अंदर, हिंदू समाज में जो है जातियों का एक दूसरे के प्रति जो एक शत्रुता का भाव तक पैदा करने की कोशिश की गई। और आप ये देखिए कि एक समय ऐसा था कि फतवा जारी होता था, सरकारें बन जाती थी। तो आज जो है उसके बारे में सोच रहे हैं कि भाई फतवा जारी करने का अधिकार आपका खत्म हो गया, आपके वोट बैंक में सेंध लग गई, तो ये कैसे माना जाएगा कि मुस्लिम समुदाय के साथ न्याय अन्याय हो रहा है? भाई आपको जो अधिकार था वो इधर आ गया, इनके पास आ गया, ज्यादा संख्या में ये थे, ज्यादा संख्या के अंदर इकट्ठे होने लग गए, प्रतिशत बढ़ता चला गया, आने वाले समय में और प्रतिशत बढ़ेगा। कुछ समाजों को भ्रमित करके दूर करने की कोशिश की गई है, वो समाज पर इकट्ठे होंगे। ये तो मुस्लिम समुदाय को सोचना चाहिए कि भारत के समग्रता की बात सोचता है वो, या बाबरी मस्जिद बनाने की जिद करता है, ये तो उसको तय करना है। जी यदि बिल्कुल। वो ये तय नहीं कर रहा है, और इसलिए मुझे लगता है कि वंदे मातरम पर चर्चा करने का ये बहुत सही समय है, क्योंकि आज हमारे देश में सामाजिक विद्वेष के नाम पर, धार्मिक विद्वेष के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है। भाई आप बताइए कि आपने आजादी के 7 दशक तक, 8 दशक तक मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर सरकारें बनाई। यदि मान लो, मैं खुल के कह रहा हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में मुस्लिम समाज को वोट देता नहीं है, उसको खुल के कहता नहीं दे रहे हैं हम आपको, बहुसंख्यक समाज के आधार पर यदि वो अपना वोट बैंक तैयार कर रही है, तो आपको आपत्ति क्यों हो सकती है? क्योंकि आपको आपत्ति होती बिल्कुल, तो कई सारे वोट बैंक आपत्ति या अपने अपने लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन विक्रम भाई, जो अंबेडकर साहब का जिक्र हुआ तो उन्होंने एक चीज़ कही थी, उन्होंने कहा था जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते हैं वो इतिहास नहीं बना पाते हैं। तो इतिहास से सबक लेना तो बहुत ज़रूरी है। बहरहाल वक्त इतना ही था, इसलिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वंदे मातरम पर सियासी बवंडर, 150 साल पहले जब वंदे मातरम का गान शुरू हुआ, बंगाल विभाजन के बाद फिर देश भर में उसने एक नई लोकप्रियता आयाम हासिल किया। आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोग वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए गोली खाए, फांसी पर चले और इस देश को आज़ादी दिलाने में योगदान दिया। अब उस योगदान की बात करें या उन छंदों की बात करें कि वो किन कारणों से हटा दिए गए, लेकिन इतना तो ज़रूरी है कि अतीत में जो गलतियाँ हुई हैं उस पर सबक लेना ज़रूरी है, उनको सुधारना ज़रूरी है और उन पर चर्चा करना ज़रूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ी उससे कुछ नया सबक ले और अतीत में हुई गलतियों को दोहराने से बच पाए। मुद्दा तो है, मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।